दोस्तों वेलकम टू लक्ष्य क्लासेज। आज हम लोग 8 क्लास का साइंस का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इससे पहले हम लोग भूगोल और इतिहास का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साइंस का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है। कर सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? सजातीय मतलब प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा। एक दूसरे को क्या कहेगा? विकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा। ठीक है, एक दूसरे को विकर्षित करेगा। जैसे चुंबक का एक दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव सटाएंगे तो नहीं सटेगा, समझ रहे हैं ना? तो वहीं सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करेगा। विजातीय ध्रुव प्लस माइनस वही सट जाएगा तो आकर्षित करेगा। ठीक है। अगला है कि त्वरित चालक त्वरित से भवन की रक्षा करता है। किससे? तो भवन की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है फसल प्रबंधन। अगला है कि धान, धान की फसल क्या है? धान की फसल खरीफ है। धान की फसल खरीफ, धान के साथ में जो भी फसल हम लोग बोते हैं उसको खरीफ कहा जाता है। ठीक है। चना क्या है? रबी फसल, क्योंकि गेहूं के साथ में बोते हैं ना। चना क्या है? रबी फसल। अगला क्या? उर्वरक क्या है? उर्वरक क्या है? उर्वरक आप लोग देखते होंगे। उर्वरक हम लोग जब किसान हैं तो किसान की खेती हम लोग करते हैं तो हम लोग 2 प्रकार के खाद छिड़कते हैं। एगो बाजार से लाकर बोरा में लाते हैं ना, बोरा में। ठीक है, उसको छिड़कते हैं। एक तो होता है गोबर वाला। ठीक है, तो गोबर वाला छिड़कते हैं। तो ये देखिए उर्वरक क्या है वही पूछ रहा है। तो उर्वरक हम लोग जो छिड़कते हैं गोबर वाला उसको बोला जाता है उर्वरक। तो क्या है? अकार्बनिक लक्षण है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? खरपतवार हटाएंगे तो उसको सोहनी कहते हैं। निराई, बिहार में उसको सोहनी कहा जाता है। निराई, जिसको साइंस की भाषा में निराई कहा जाता है। अनाज का भंडारण कहाँ करेंगे? अनाज का भंडारण जूट के बोरा में। ठीक है। धातु के पात्र, कोठिला ओठिला मतलब कोठियों में, घर और में, FCI गोदाम में, यानी उपयुक्त सभी जगह पे हम लोग अनाज का क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। अगला कह रहा है कि मिट्टी की उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी की उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। जुताई होता है ना, ट्रैक्टर से आप लोग देखते होंगे, उसको जुताई कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला बोल रहा है कि खाद्य खाली स्थान पदार्थों का मिश्रण है। खाद, जो हम लोग खाद लाते हैं ना बाजार से, तो कार्बनिक पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन कि धान एवं गन्ना में खाली स्थान सिंचाई की जरूरत है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है केचुए को किसान का मित्र? क्योंकि केचुए मिट्टी को मुलायम बनाते हैं, भुरभुरा बनाते हैं। ठीक है, इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फलदार पौधों को फल जो दे रहा है पौधा, उसको पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप। ड्रिप का मतलब होता है कि आप लोग देखो पानी छिड़क कर दिया जाता है, उसको पानी से पूरा डुबो नहीं दिया जाता है, धान की तरह पानी छिड़क कर दिया जाता है, जिसको ड्रिप कहते हैं। चलिए अगला मिलान करने वाला देखते हैं। हाँ देखिए उत्तर है खरीफ फसल धान एवं मक्का। खरीफ फसल धान एवं मक्का। रबी फसल गेहूं, चना और मटर। अभी ऊपर बताए हैं। गेहूं के साथ में जो भी फसल का हम लोग बोएंगे वो क्या कहलाएगा? रबी। और धान के साथ में जो बोएंगे उसको खरीफ। रासायनिक उर्वरक क्या है? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक क्या है? कार्बनिक गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। हार्वेस्टर क्या है? कटाई का यंत्र। हार्वेस्टर क्या काम करता है? कटाई। हार्वेस्टर तो देखे ही होंगे आप लोग। अगला देखते हैं, खाली स्थान की पूर्ति करे। संश्लेषित रेशा क्या करता है? संश्लेषित रेशा कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशा भी कहलाता है। सूती वस्त्र जलने पर कागज के समान गंध निकलती है। सूती वस्त्र जब जलेगा तो कागज के समान गंध आएगा, लेकिन
कागज नहीं, सूती वस्त्र जलेगा तो कागज के समान गंध आएगा, जबकि नायलॉन जलेगा तो नायलॉन फली की तरह गंध देगा। सूती वस्त्र जलाएंगे तो कैसा गंध आएगा, कागज के समान। लेकिन नायलॉन जलाएंगे, जिसको हम लोग तेलिकाट बोलते हैं, चमकने वाला, तो वो फली की तरह क्या देगा, गंध देगा। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर कौन जल्दी फटेगा, सूती वस्त्र जल्दी फट जाएगा। लेकिन तेलिकाट जो होता है जो वो जल्दी नहीं फटता है। खाली स्थान रेखा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा होगा यहाँ पे ना, संश्लेषित रेशा रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, संश्लेषित रेशा। आगे दे रहा है कि मिलान करना है, मिलान करना है। देखिए मिलान का, रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशा है। रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशा। पैरासूट क्या है, पैरासूट पैनालाइन से बनता है। कृत्रिम रेशा रेयन से। टेरिडोन संश्लेषित रेशा, टेरिडोन संश्लेषित रेशा। अगला है कि मिलान करना है, तो मिलान करिए। गुरुत्वाकर्षण बल, सेव का पेड़ से टूटकर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। कागज के टुकड़ों का आकर्षित होना, कंघी को बाल में रगड़ के कागज, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा कंघी में सट जाएगा। किसके कारण होता है, विद्युत बल के कारण। घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप लोग पत्थर को पत्थर में टकराएंगे तो घर्षण बल उत्पन्न होगा, वहीं ऊष्मा बोल रहा है ना, घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। चुंबकीय बल क्या करता है, लोहे के कील को आकर्षित कर लेगा। लोहा को चुंबक के पास ले जाएंगे तो लोहा चुंबक में कहाँ हो जाएगा, सट जाएगा। पेशीय बल, घोड़ा द्वारा खींची गई गाड़ी, ठीक है, पेशीय बल, शारीरिक बल जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला बोल रहा है खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थान को क्या करना है, भर देना है। तो देखिए समझिए, कह रहा है कि घर्षण बल वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। जो गति का विरोध करे उसे घर्षण बल कहते हैं। चिकनी सतह के अपेक्षा रोकड़ी सतह पर अधिक घर्षण बल उत्पन्न होता है, अधिक घर्षण बल उत्पन्न होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तरल घर्षण को कर्षण कहा जाता है, ये भी ये याद कर लीजिएगा। तरल घर्षण को कर्षण कहा जाता है। हवाई जहाज की आकृति मछली नुमा, यानी हवाई जहाज की आकृति ऐसे बनाई जाती है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हवा आएगा तो इधर से इधर चल जाएगा, इधर से इधर। इसको और थोड़ा सा समझा देते हैं। हवाई जहाज की इस तरह, हम लोग देखे होंगे सामने इस तरह होता है, क्यों, क्योंकि हवा आएगा यहाँ टकराएगा तो इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, मतलब उस पर प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो कैसा आकार हो रहा है, मछली के समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मछली नुमा हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है सत्य असत्य बताना है। जब किसी गेंद को किक करते हैं, यानी पैर से मारते हैं, तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, ऐसा थोड़े होता है, कभी ना कभी तो रुक ही जाएगी। अभी पैर से गेंद को मारेंगे तो हमेशा चलती रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा चलती रहेगी तो यहाँ से एशिया से यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब जगह घूमकर फिर भी रुकेगी नहीं, ठीक है। लेकिन वो रुक जाती है, किस बल के कारण, तो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभी बताए हैं पत्थर वाला बताया है ना, तो ये सही है, ठीक है। पहला क्या है, गलत, पहला गलत है। दूसरा क्या है, सही है। तीसरा, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। सही बात है, वस्तु जितना बड़ा रहेगा, जितना वजन रहेगा, उसका घर्षण बल उतना ही ज़्यादा रहेगा। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। सही बात है, घर्षण स्नेहक, यानी मशीन में आप लोग तेल डालते हैं, साइकिल में, साइकिल चलाते हैं ना, तो तेल डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है, साइकिल फ्रेश चलने लगती है, ठीक है। अगला है, इस सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है विषाणु, परपोषी में गुणन करता है विषाणु। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध दही बन जाता है, ठीक है। यह सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस हमारे लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया रोग का कारण क्या है। मलेरिया रोग का क्या कारण है, तो प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग का क्या कारण है, प्रोटोजोआ। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम कीटवन। अगला है, पाव रोटी या
इडली के फूलने का क्या कारण है? पाव रोटी या इडली होता है जो फूल जाता है, तो ईस्ट के कारण फूलता है। देखिए मलेरिया प्रोटोजोआ से, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कीटोन, पाव रोटी या इडली फूलेगा ईस्ट के कारण। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अगला कहा है कि विशेष यंत्र खाली स्थान के उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्मदर्शी, छोटे छोटे जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस या विषाणु के कारण। वायरस इंग्लिश में बोलते हैं, विषाणु हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? मादा एनफ्लीज मच्छर मलेरिया। सिरका का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। अगला है सही या गलत करना है। ठीक है। अगला है कि सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। ऐसा बात थोड़े है, सूक्ष्म जीव सब जगह है। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो सूक्ष्म जीव सब जगह, इसलिए गलत है। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये भी गलत है। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी से ना देखेंगे, नंगी आंख से तो देखेंगे नहीं। डेंगू मादा मच्छर एंडीज के काटने से होता है, सही है। डेंगू मादा मच्छर एंडीज मादा मच्छर एंडीज के काटने से होता है। मादा एनफ्लीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक, अभी ऊपर बताए हैं, सही है। ईस्ट एक सवाल है। ईस्ट एक क्या है? सवाल नहीं, गलत। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, सही है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मिट्टी की उर्वरता घटती नहीं, बढ़ती है। घटती नहीं, क्या होती है? बढ़ती है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, गलत। टाइफाइड विषाणु से नहीं होता है। अगला है मिलान करना है। देखिए मिलान करते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्लाज्मोडियम मलेरिया, लैक्टोबैसिलस दही, ठीक है। कीटोन मलेरिया, ठीक है। एथेंस जंतु रोग। अगला है कि दाब और बल में आपसी संबंध। आप लोग जानते होंगे दाब बराबर सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल, जानते हैं ना? दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल। कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हवाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या है? दाब। हवाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है। अभी बताए थे ना, इस तरह हवाई जहाज का नक्शा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हवा आएगा तो इधर और इधर निकल जाएगा। ठीक है। तरल द्वारा ऊपर मुखी बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। जल में दो गो बल लगता है, एक ऊपर लगता है उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, एक नीचे लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जल में कोई वस्तु हल्की क्यों प्रतीत होती है? तो उत्प्लावन बल के कारण, क्योंकि जल में दो गो बल काम करता है। एक बल उसको कोई वस्तु को ऊपर ढकेलता है, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, और एक बल होता है जो किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों बल जब बराबर हो जाएगा तो कोई भी वस्तु डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। ठीक है। हवाई जहाज पर तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखते हैं उसको उत्प्लावन बल बोलते हैं, अभी बताया है। इकाई का क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायुदाब क्या कहलाता है? भार। खाली स्थान को भरना है। चलिए अब खाली स्थान भरते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि ठोस द्वारा केवल नीचे की दिशा में आरोपित बल काम करता है। ठोस, जैसे पृथ्वी पर कोई वस्तु है तो उस पर ठोस है, उठाएंगे तो केवल नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है। वायु द्वारा आरोपित बल क्या होता है? सभी दिशा में। वायु द्वारा सभी दिशा में, ठोस द्वारा केवल नीचे, वायु द्वारा सभी दिशा में, द्रव द्वारा सभी दिशा में। पानी कहीं डालेंगे तो पानी डालेंगे तो इधर सब जगह फैलेगा, जिधर वो ढलान पाएगा उधर क्या होता है? जाएगा।
दाब की इकाई क्या है? दाब का पास्कल, दाब का पास्कल। अगला है कि जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। जल की गहराई में, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा बाल्टी है, इसको समझिए, इतना बड़ा बाल्टी है, मान लीजिए इसको यहाँ तक पूरा भर दीजिए, ठीक है, पूरा पानी है। अब एक एक छिद्र यहाँ कर दीजिए, एक छिद्र यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कहाँ पानी ज़्यादा गिरेगा, यहाँ का ज़्यादा रहेगा, यहाँ का कम रहेगा, क्योंकि यहाँ वाला पर केवल इतना ही जल का क्या है? दाब है। लेकिन यहाँ वाला पर यहाँ से लेकर पूरा पानी का दाब है, ठीक है। अगला है कि सही गलती करना है, तो ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। ठोस द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, तो सही है। द्रव की में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, अभी बताए हैं, ये भी सही है। वायु में भार होता है, ये भी सही है। गुब्बारे को, जैसे गुब्बारा में हवा भरकर, वायु भरकर उसको वजन कर लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का मान घटने पर दाब का मान क्या होता है? घटता है। सही बात। वह क्षेत्रफल कम होगा तो दाब घटेगा, क्योंकि सूत्र होता है बल बराबर दाब बराबर, इससे दाब बराबर, सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल कम होगा तो बल बढ़ेगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो बल कम होगा। तो क्या करें? क्षेत्रफल का मान घटाने पर बल का मान घटता है। ना ना, क्षेत्रफल का मान घटाने पर बल की दाब का मान घटता है। नहीं, गलती देता है, गलती है, घटता नहीं बढ़ता है। क्षेत्रफल का मान घटाएंगे, दाब का मान बढ़ेगा, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन हमारी ज़रूरत है, सब जगह है। बिना ईंधन का हम लोग भोजन नहीं बनाएंगे, और जब भोजन नहीं बनाएंगे तो खाएंगे नहीं, और जब खाएंगे नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे तो समझते हैं। खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवाश्म ईंधन है। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाला ईंधन का स्रोत है। कोलतार क्या है? कोलतार कोयले का उत्पाद है। कोलतार कोयले का क्या है? उत्पाद है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? CNG। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म होता है ना। सत्य सत्य बताना है। सत्य सत्य बताइए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। गलत, जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, सही, ठीक है। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक गैस है। गलत। अभी बताएं, CNG क्या है? एक शुद्ध प्रदूषक का स्रोत है, इसलिए सरकार CNG गाड़ियां उतार रही है मार्केट में, ठीक है। अगला है कि बरौनी में तेल का कुआं है। बरौनी में तेल का कुआं है। गलत, बरौनी में तेल का कुआं नहीं, बरौनी में तेल का शुद्धिकरण होता है। बरौनी में तेल का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। अगला है कि कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सही। अगला देखते हैं। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों क्या करें? पूर्ति कर। चलिए देखते हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना क्या कहलाता है? वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना विद्युत लेपन। जैसे हम लोग पेंट करते हैं तो लोहे के गेट पर पेंट कर देते हैं, तब विद्युत लेपन हो गया, ठीक है। अगला है कि नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन धन ध्रुव टर्मिनल पर और हाइड्रोजन ऋण ध्रुव टर्मिनल पर मिलता है कि विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव अम्ल एवं क्षार, अम्ल क्षार अम्लवण, अम्ल क्षार अम्लवण के गुण प्रदर्शित करते हैं या विलयन हुए। अगला देखते हैं। अगला है कि सही आंसर चुनना है। तो धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां
आपसी संबंध को क्या कहते हैं? जैव विविधता, जैव विविधता कहलाता है। अगला है कि अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, क्या मना है? शिकार करना मना है। ठीक है, क्या करना मना है? शिकार करना, शिकार करना भी, कृषि करना भी, चारागाह अभी भैंस वैस नहीं चला सकते हैं तो उपयुक्त सभी। शिकार तो करेंगे तो जेल में चल जाएंगे, जेल में चल जाएंगे तो पता है पुलिस क्या करेगा, मिठाई उठाई खिलाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? बाघ, गैंडा, ब्लू व्हेल या उपयुक्त सभी? बताइए तो कौन विलुप्त होते जा रहा है? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? हम लोग का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन, जो गंगा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांवर पक्षी बिहार स्थित है, बेगूसराय में। बेगूसराय में खाली स्थान को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस ये आपके लिए कमेंट करिएगा। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क क्या है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, उसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको तारे और सूर्य का परिवार समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ सूर्य है, सन। अब यहाँ पे 8 गो हम लोगों का सौर परिवार में ग्रह है। कितना ग्रह है? 8 गो। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट में वरुण है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए, इस 4 गो को ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। 4 गो ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, 4 गो ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। इन्हीं आंतरिक और बाह्य यानी मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं। समझ है ना? आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण। ठीक है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में है? शुक्र और मंगल। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह ये है, ये मत समझिए, ये नज़दीक है फिर भी ये नहीं, ये है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है, शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है। तारों के ऐसे समूह जो कोई पैटर्न बनाता है उसे तारामंडल कहते हैं। हालांकि सूर्य में सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है? नेपच्यून, वरुण। अभी बताए हैं नेपच्यून, वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। वर्ल्ड में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह कौन है? लाल ग्रह मंगल। क्षुद्र ग्रह किसके बीच? अभी बताए हैं बृहस्पति और मंगल के बीच। ठीक है, बृहस्पति और मंगल के बीच। अगला है मिलान करना है बाह्य ग्रह। अभी बताए बाह्य ग्रह शनि, आंतरिक ग्रह मंगल, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तारामंडल सप्तवर्षीय ओरायन ध्रुव तारा। अगला है खाली स्थान भरना है। खाली स्थान एक विशेष यंत्र है जिसमें सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अगला कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगला कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक कोशिका के भाग हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है कि सही गलती बताना है। सजीव कोशिका से बने होते हैं। सही बात है। जैसे घर के लिए दीवार के लिए ईंट, उसी तरह हमारे शरीर के लिए कोशिका।
घर के लिए ईंट, हमारे शरीर के लिए कोशिकाएं, समझिए। इसे घर जो बहुत ईंटों से बना होता है, उसी तरह हम लोगों का शरीर बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समझ में आया ना। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। केवल कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मानव में नहीं। इसलिए सही भी है, गलत भी है, ठीक है। सभी नहीं, मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है तब ये गलत होता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती होता तब सही होता, ठीक है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो ये क्या है, सही है। अगला है कि अमीबा बहुकोशिकीय जीव, गलत। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे खाली स्थान को भरना, एक शब्द में बताना है। सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका। सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका। कोशिका में जेलीनुमा संरचना क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक, लवक कौन है, हरित लवक, यानी जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती है। अगला है कि कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना रिक्तिका कहलाती है, रिक्तिका कहलाती है। अगला है जंतुओं में प्रजनन। देखते हैं कि जीवों में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है, प्रजनन। जीवों में निरंतरता के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं केवल एक जीव। अलैंगिक कहेगा तो केवल एक जीव, लैंगिक कहेगा तो नर और मादा दोनों। देखिए नीचे आ गया, अलैंगिक जनन कहेगा तो नर एवं मादा दोनों अथवा उभयलिंगी, ठीक है। अगला देखते हैं कि आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है किसमें, तो मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर, घड़ी का तीसरा, मादा शरीर के अंदर। अगला कि मादा जननांग है। मादा जननांग कौन है, तो मादा जननांग कहेगा तो गर्भाशय है। शुक्रवाहिकी पुरुष जननांग है। वृषण और शीशन पुरुष जननांग है, लेकिन गर्भाशय क्या है, मादा जननांग। सही गलती बताना है। तो अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, सही है। नहीं, अमीबा गलत, अमीबा मुकुलन द्वारा नहीं प्रजनन करता है, गलत है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सही है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, अभी बताए हैं, गलत है। अलैंगिक में निषेचन नहीं होता, लैंगिक में निषेचन होता है। शुक्राणु नर युग्मक है, अभी बताए हैं, सही है, शुक्राणु नर युग्मक है। अंडाशय से शुक्राणु निकलते, गलत, अंडाशय से नहीं, वृषण से शुक्राणु निकलते हैं। अगला है कि आंसर बताना है, सही ऑप्शन वाला है। तो निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है, लोहा, ठीक है। लोहा को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है, बाकी सब तो गैस है, बाकी सबको गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, चादरों में किसको बदल सकते हैं, गैस को तो थोड़े जिंक, जस्ता, जिंक। निम्न में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं, पतले तार में किसको परिवर्तित कर सकते हैं, सोना, जो धातु होगा उसको चादर बना सकते हैं, उसको पिघला कर नया रूप दे सकते हैं, उससे तार बना सकते हैं। लेकिन जो अधातु है, जैसे गैस है, गैस से तो बनेगा नहीं, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है, मानव रक्त में क्या पाई जाती है, बताइए, आयरन, लोहा, आयरन, लोहा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित मतों में किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है, अभी ऊपर आया था भाई, लोहा। अगला है खाली स्थान भरना है, खाली स्थान भरिए। अगला है कि सबसे पुराना धातु कौन है, सबसे पुराना धातु तांबा। हम लोग लोहा से पहले तांबा का भी प्रयोग करते थे, इसलिए तांबा को सबसे पुराना धातु कहा जाता है। दूसरा है सीसा की पतली, सीसा या लेड, ठीक है, पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट को लपेटने में होता है। चॉकलेट आप लोग देखे हैं ना। सभी धातुएं तन्य होती है, सभी धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। पारा एक द्रव धातु है, पारा,
पूरा धातु पूरा आवर्त सारणी में केवल 2 ही तत्व द्रव रूप में पाया जाता है। एगो धातु है पारा, एगो अधातु है ब्रोमीन। ठीक है। अगला है कि ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट मतलब होता है जानते हैं क्या, जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल में हम लोग प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, यदि सही गलती बताना है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, अधातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, गलत गलत है। और फिर कह रहा है कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, सही। सोडियम को खुली हवा में रख दे देंगे तो अपने आप ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आग पकड़ लेगा। अगला है कि देख रहे हैं ना, सभी धातुएं तन्य होती है, सभी धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। पारा एक क्या है, पारा एक धातु द्रव है। अगला है वहीं आ गया कि एक अधातु, ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, ऊपर वाला ही रिपीट कर गया है। अब ये तो देखें चमक गुण ये सब कुछ नहीं है। अगला किशोरावस्था की ओर, अगला देखते हैं किशोरावस्था की। अब देखते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। शैशवावस्था कहेगा तो जन्म से 2 साल, शैशवावस्था कहेगा तो गर्भावस्था कहेगा तो जन्म से पूर्व, गर्भावस्था जन्म से 2 साल, शैशवावस्था 2 से 12 साल बाल्यावस्था, 12 से 18 साल किशोरावस्था। ठीक है। तो 12 से 18 के आसपास नज़दीक क्या है, ये है 11 से 19 साल किशोरावस्था की उम्र। सीखने का सबसे अधिक क्षमता होती है किसमें, किशोरावस्था क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था में। सीखने की सबसे उत्तम काल होता है बाल्यावस्था। इसलिए छोटे छोटे बच्चे को लोग खूब पढ़ाते हैं, वो रट जाएगा, कुछ भी चीज़ दीजिएगा वो रट जाएगा। लेकिन अब किशोरावस्था है उसमें समझेगा। अगला है कि टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है कि पुरुष हार्मोन है कि स्त्री हार्मोन, क्या है, क्वेश्चन नंबर ग का तीसरा, यानी पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, पुरुष हार्मोन है। अगला कि सामान्यतः ऋतुस्राव होता है, सामान्यतः ऋतुस्राव किस उम्र के में शुरू हो जाता है, इसको मासिक धर्म भी बोला जाता है, जो महिलाओं में होता है। ठीक है, लड़कियों में होता है। तो किस उम्र के एज में शुरू हो जाता है, तो ये होता है 11 से 13 साल की उम्र में, जब किशोरावस्था शुरू होता है। ठीक है। अगला है कि बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है, बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है, तो दे रहा है खूब खाना खूब नहाना, गलत। कम खाना कम सोना, गलत। दिन में सोना रात में, गलत। इनमें से कोई नहीं होगा। बेहतर सेहत के लिए क्या है, समय से खाइए, समय से सोइए, समय से पढ़िए। ठीक है, यही सब बेहतर सेहत के लिए है। अगला है सही गलती करना है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, गलत। किशोरावस्था में दिखाई देगा। ठीक है। शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, भी गलत। शुक्राणुओं का उत्पादन वृषण से होता है। ठीक है। पहले ऋतुस्राव को रजोधर्म कहते हैं, सही है। अगला है कि युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, सही है। इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है, गलत। इंसुलिन की कमी से थोड़े होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला है मिलान करने वाला, तो मिलान है शुक्राणु वृषण से निकलता है, अंडाणु अंडाशय से निकलता है, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से, और शिशु गर्भाशय से। अगला है कि ध्वनि वाला है। अगला है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो माध्यम ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से जा सकती है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है। अब देखिए इसको पराश्रव्य और श्रव्य समझते हैं। पराश्रव्य, श्रव्य,
और अश्रव्य। देखिए पराश्रव्य मतलब यहाँ समझते हैं, 20 से कम रहेगा तो अश्रव्य, 20 से लेके 20,000 तक रहेगा तो उसको बोलेंगे श्रव्य, 20,000 से भी ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं पराश्रव्य। हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं श्रव्य ध्वनि सुनते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग ध्वनि को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन 20,000 से अधिक हो जाएगा तो पराश्रव्य, पराश्रव्य को कुत्ता सुन सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, समझते हैं इसको। अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं, बताएं। अश्रव्य कहेगा तो 20 से कम, 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम। देखिए दे रहा है ना, यदि किसी कंपित वस्तु को अपनी माध्यम स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक विस्थापन क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहते हैं। अगला है कि ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करती है, जिसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल, जिसे आवर्तकाल कहते हैं। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। अवांछित ध्वनि को, जैसे बच्चे क्लास में चिल्लाएंगे तो शोर करेंगे, तो कोई मान्य मतलब नहीं है, जिसे कम करने का उपाय चाहिए। अवांछित ध्वनि को कम करना चाहिए, जो शोरगुल होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित यंत्रों में उस भाग को पहचान कर लिखिए जिससे ध्वनि उत्पन्न कर कंपित होता है। ढोलक, ढोलक किससे बनता है, चमड़ा से। झाल धातु से। बांसुरी छिद्र से आवाज आता है। एक तारा तार से, और सितार तार से। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।